लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोग हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को देख लिए थे, इक्वेशन और डिटेल्स। आज के लेक्चर में एनसीईआरटी के पॉइंट और फिर इसके बाद डिफरेंट टाइप के स्पेसिएशन की जो मेथड है उसको एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर? तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का इमेज है, ग्राफ ऑलरेडी डिस्कस है, बस पॉइंट एक बार देख लेते हैं ताकि हम लोग की कोई भी लाइन ऐसे मिसिंग ना रह जाए। इन अ given population, one can find out the frequency of occurrence of alleles of a gene or a locus. This frequency is supposed to remain fixed and even remain the same through generation. अब हार्डी-वेनबर्ग में हमें पता है कि उन्होंने एलेल जीन फ्रीक्वेंसी देखी है, तो जीन फ्रीक्वेंसी कैसे मेज़र कर सकते हैं? जर्म सेल के जीन से, मतलब एक पॉपुलेशन में प्रेजेंट जो गैमेट के जीन हैं उसको मेज़र करके जीन फ्रीक्वेंसी आ सकती है उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में। ठीक है, और ये कंडीशन एजम्पशन वाला पार्ट जो था, इसमें एक कंडीशन यहाँ पे और भी होगी, डिप्लॉयड वाला, क्योंकि डिप्लॉयड ही होगा तब वहाँ पे दो गैमेट बनेंगे। ठीक है, फॉर्मेशन के लिए। तो हमें चलो वो तो हम एजम्पशन वाले में बताते हैं, यहाँ पे पहले पॉइंट्स देख लेते हैं। दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज्ड to remain fixed and even remain the same through generation। तब तक ये सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इज इक्वल टू 1 था, जब तक कि कोई भी चेंजेस जो भी अजम्पशंस हैं वो अप्लीकेबल ना हो जाए इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम में। ठीक है, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल स्टेटेड इट यूजिंग एल्जेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, कल हमने देखा था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। द प्रिंसिपल says that allele frequency in a population are stable and is constant from generation to generation. The gene pool क्या है? Total number of genes, ठीक है, present in a population। और कौन से जीन होंगे ये? गैमेट के जीन। ठीक है, इट कुड बी अ वाइल्ड, उसका जीन और जीन का एलेल दोनों फॉर्म इसमें इंक्लूडेड होंगे। द जीन पूल, टोटल जीन्स एंड देयर एलेल्स इन अ पॉपुलेशन remains a constant. This is called genetic equilibrium. Sum total of all the allelic frequencies is one individual frequency। अब डायरेक्शन का पता नहीं क्या होगा, चलो देखते हैं। अगर डायरेक्शन का कुछ भी इशू हो बेटा टर्न कर लेना मोबाइल तुम लोग। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज फॉर एग्जाम्पल कैन बी नेम्ड P and Q। ठीक है, inner diploid P and Q represent the frequency of allele A, capital A, and allele small a. The frequency of capital A individual in a population is simply P square and same as small a स्मॉल के A के लिए क्या हो जाएगी? Q square. This is simply stated in another ways, that is the probability that an allele A with a frequency of P appear on both the chromosome of a diploid individual is simply the product of the probability P into P is equal to P square। Clear? Similarly of AA is Q square and for कैपिटल ए स्मॉल ए क्या हो जाएगा? 2pq। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो चेकर पुनेट स्क्वायर बनाया था वही है सेम ये। ठीक, हेंस पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज अ बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ p प्लस क्यू स्क्वायर, एल्जेब्रिक इक्वेशन के फॉर्म में है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर वही। ठीक है, व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर डिफर्स फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज द डिफरेंस इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ एवोल्यूशनरी चेंज। द डिफरेंस डायरेक्शन इंडिकेट्स द एक्सटेंट। अगर यहाँ पे कोई भी इनकी फ्रीक्वेंसी में ये कांस्टेंट वैल्यू से डेविएट होगा, ठीक है, वो क्या इंडिकेट करेगा कि कोई ना कोई एवोल्यूशनरी चेंज हो रहा है। अदरवाइज हार्डी-वेनबर्ग का प्रिंसिपल क्या कहता है कि पॉपुलेशन में जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, 1 रहेगा। क्लियर? ठीक है, disturbance in genetic equilibrium or Hardy-Weinberg equilibrium, that is change of frequency of allele in a population, would then be interpreted as a resulting in evolution। देखो इसको इस तरीके से समझो, अगर इज इक्वल टू 1 नहीं आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि या तो पी स्क्वायर या तो क्यू स्क्वायर कोई एक हाई होने जा रहा होगा, कोई एक सेलेक्ट हो रहा होगा। ठीक है, पी या क्यू या कैपिटल ए या स्मॉल ए किसी भी टर्म में समझो, तो एक एलिल जो उसका एक वेरिएंट है वो सिलेक्शन के प्रोसेस में
रह जा रहा होगा पीछे और एक ज़्यादा सेलेक्ट हो रहा होगा, तो ये क्या है, नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस। ठीक है, फिर से वो ग्राफ याद करो। तो उस केस में क्या होगा, डेविएशन दिखेगा हमें, इक्विलिब्रियम से डेविएशन हो गया, मतलब पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, अगर हम टोटल फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं गैमेट्स में, ठीक है, पॉपुलेशन में, तो वो क्या करेगी, डेविएट करेगा इससे, मोर देन 1 आएगा या लेस देन 1 आ रहा होगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि ए या तो कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी या तो स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी, दोनों एलिल में कोई एक फॉर्म नेचुरली सेलेक्ट हो रहा है, क्लियर, और एक फॉर्म डिस्ट्रॉय होने की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पे वेरिएशंस आ जाएंगे। ठीक है, नाउ 5 फैक्टर्स आर नोन टू अफेक्ट हार्डी, हम पहले इसके अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, हार्डी-वियनबर्ग इक्विलिब्रियम, दीज आर जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। एकदम क्लियर है तुम लोग को, जीन माइग्रेशन जीन फ्लो क्या है, किसी भी सोर्स पॉपुलेशन से एक सर्टेन अमाउंट के पॉपुलेशन या कुछ वहाँ से सेलेक्टेड लोग वहाँ से मूव करके माइग्रेट करके किसी दूसरे जियोग्राफिकल एरिया में जाके ग्रो करने लगे, वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन अपने आप को डेवलप करने लगे, तो वो वहाँ से क्या हो गया, जीन माइग्रेशन को शो करेंगे। एंड अ कंटिन्यूअस जीन माइग्रेशन, अगर 2 to 4 5 टाइम एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन से जीन माइग्रेट हो रहा है तो उसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, जीन फ्लो। क्लियर, अगर किसी इन्वायरमेंटल, किसी नेचुरल डिजास्टर या वट एवर कंडीशन की वजह से वहाँ पे सडन ड्रिफ्ट हुआ, ठीक है, सडन जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ, लोगों की डेथ हो गई, ठीक है, कोई वॉल्केनोज हुआ, कोई इरप्शन ऐसा हुआ चेंजेस जिससे एक पॉपुलेशन के एक पार्ट की पूरी डेथ हो गई, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जीन या एक सर्टेन वेरिएशन ऑफ जीन वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई उस पॉपुलेशन से, तो इसको क्या बोलेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक, म्यूटेशन हम सबको पता है, जीन में कोई चेंजेस हुआ सडन, ठीक है, लार्ज सडन चेंज, मतलब क्विक चेंज, एक ही जनरेशन में चेंज हो गया। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हमें पता है, जस्ट बिकॉज ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। एंड नेचुरल सिलेक्शन, और नेचुरली अगर इन्वायरमेंट सेलेक्ट करेगा तभी इन सारे ही केसेस में हार्डी-वियनबर्ग इक्विलिब्रियम जो होगी वो डिस्टर्ब होगी। ठीक है, वो डिस्टर्ब होगी। इक्विलिब्रियम मतलब कोई चीज़ एकदम इक्विलिब्रियम में सेट है, इज इक्वल टू 1 बोल रहा है तो इज इक्वल टू 1 आएगा, लेकिन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब या तो वहाँ जीन माइग्रेट हो रहा है, जीन फ्लो हो रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ या नेचुरल सेलेक्शन हुआ। अब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन उस पूरे पॉपुलेशन के अंदर भी चल रहा है, ठीक है, एक लिमिटेड एक लार्ज पॉपुलेशन के अंदर भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, लेकिन वेरिएशंस तो है ना, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या बात हो रही है कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन से जो पॉपुलेशन हट रही है उसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन और रिकॉम्बिनेशन आ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, पूरे पॉपुलेशन में चेंज हो रहा है। When migration of a section of population to another place and population occurs, gene frequency change in the original as well as in the new population. अब जहाँ से, जैसे कल हमने एग्जाम्पल बताया था सोर्स, ठीक है, सोर्स से फाउंडर, फाउंडर से बॉटलनेक, बॉटलनेक से एक्सपेंशन, ठीक है, तो वो सेम चीज़ क्या हो रही है वैसे ही फॉलो होगा, तो चेंजेस दोनों में आएगा। सोर्स पॉपुलेशन की कुछ ऐसी, अब जस्ट सपोज कि वहाँ पे जैसे 10 बॉल बताई, अब पूरी की पूरी ग्रीन बॉल निकल चुकी है, तो सोर्स पॉपुलेशन की भी जेनेटिक कंपोजिशन में चेंज आएगा, उसकी जीन फ्रिक्वेंसी के जो वेरिएशंस थे उसमें चेंज आएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो फाउंडर पॉपुलेशन बनाने जा रहे, फाउंडर इफेक्ट को शो कर रही है, वो वहाँ पे कुछ जीन्स ऐसे आ गए जो सोर्स में कुछ जीन ऐसे नहीं आए जो सोर्स में प्रेजेंट थे, तो इसकी भी अपनी एक इंडिविजुअल, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन की एक इंडिविजुअल जीन फ्रिक्वेंसीज हो गई, वेरिएशंस हो गए, और सोर्स की अपनी एक इंडिविजुअल हुई। क्लियर, तो व्हेन माइग्रेशन of a section of population to another place and population occurs, gene frequency change in the original as well as in the new population. New genes alleles are added to the new population and these are lost from the old population. वही फिनोमेना हो रहा है, ठीक है, नई पॉपुलेशन बन रही है तो वहाँ पे ऐड हो गए, पुरानी से अगर पूरी की पूरी निकल गई तो लॉस हो गया। ठीक है, और पूरी की पूरी नहीं भी निकली, बहुत कम फ्रिक्वेंसी अब वहाँ पे बची है, जस्ट सपोज कि ग्रीन बॉल 2 बची है,
और ब्लू बॉल बहुत सारी है, रेड बॉल बहुत सारी है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोजेनी फॉर्मेशन के जो चांसेस हैं वो ऑब्वियसली उन्हीं की ज़्यादा होगी जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। क्लियर? क्योंकि हर किसी का लाइफ स्पैन एक लिमिटेड है, हर किसी की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है एनिमल्स के केस में लिमिटेड है। ठीक है, देयर वुड बी अ जीन फ्लो ऑफ दिस जीन माइग्रेशन हैपेंस मल्टीपल टाइम्स। जीन माइग्रेशन मल्टीपल टाइम होगा तो उसको क्या बोलेंगे? जीन फ्लो। क्लियर? इफ द सेम चेंज अकर्स बाई चांस इट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। सब बता चुके हैं पहले भी। बाई चांस, ऑल ऑफ सडन, किसी फिनोमिना, किसी नेचुरल डिजास्टर या किसी कंडीशन की वजह से वहाँ पे एक अच्छी खासी पॉपुलेशन या कुछ पोर्शन, कुछ वेरिएशंस खत्म हो जाते हैं तो उसको क्या कहेंगे? जेनेटिक ड्रिफ्ट। Sometimes the change in allele frequency is so different in the new sample of population that they become a different species. अगर यहीं पे एलेल फ्रीक्वेंसी डिफर कर जाए तो धीरे धीरे वहाँ पे क्या हो जाएगा? स्पेशिएशन हो जाएगा। जस्ट नेचुरल सिलेक्शन, स्पेशिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, एडॉप्टेशन, स्पेशिएशन, फिर फिटनेस। The original drifted population becomes founders and the effect is called founder effect. कल भी इसको दिया था, वहाँ पे डेफिनेशन भी दी थी, उसको नोट डाउन कर लेना बेटा तुम लोग। नाउ ये तो एनिमल की एक एनिमल प्लांट के केस में हो गया। अब माइक्रोबियल केस में क्या होगा? माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट शो दैट प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस mutation when selected will result in observation of new phenotypes. जस्ट जो मैंने रेप्लिका मेथड बताया, रेप्लिका प्लेटिंग मेथड, वहाँ पे पेनिसिलिन ऐड कर दिया तो एक क्राइटेरिया दे दिया, एक चैलेंजेस दे दिया जिसमें अब वही बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो करेगी मास्टर कॉलोनी के बाद, जिसमें कि पेनिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस साइट हो। क्लियर बेटा? तो माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट शो दैट प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस म्यूटेशन, प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस म्यूटेशन, उसके अंदर ऑलरेडी पेनिसिलिन की रेजिस्टेंस साइट प्रेजेंट थी। व्हेन सेलेक्टेड, जब उसको नेचर ने चैलेंज दिया, सेलेक्ट होगा वो, विल रिजल्ट इन ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप्स, और फिर रिपीटेडली चेंज होगा तो वहाँ पे जितने भी होंगे उनके अंदर पेनिसिलिन वो बार बार जब भी मल्टीप्लाई करेगा तो अब वहाँ पॉपुलेशन ऐसी बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो करेगी जिसमें पेनिसिलिन रेजिस्टेंस साइट होगी over few generation. This would result in speciation. यही स्पेशिएशन हो गया, नई स्पीसीज बन गई, स्पेशिएशन, नया स्ट्रेन बन गया, स्पेशिएशन हो गया। Natural selection is a process in which heritable variations enabling better survival are enabled to reproduce and leave greater number of progeny. Natural selection की जो प्रोसेस है वो क्या है? हेरिटेबल वेरिएशंस को इनेबल कर रही है फॉर द बेटर सर्वाइवर एंड इनेबल टू रिप्रोड्यूस। जब सेलेक्ट हो गया तो अब वो जो सेलेक्ट हुआ है उसकी प्रोजेनी रिप्रोड्यूस करेगी एंड पॉपुलेशन उसकी ग्रो करेगी। क्लियर? अ क्रिटिकल एनालिसिस मेक्स अस बिलीव दैट वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन और वेरिएशन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस और ड्यू टू जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट, सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं बेटा। ठीक है? result in changed frequency of genes and alleles in future generation. ठीक? coupled to enhance reproductive success, natural selections makes it look like different population. Natural selection can lead to stabilization. अब सारी चीज़ें वही हैं कि अगर जो भी ये अजम्पशंस हैं ये अजम्पशन ही होंगे तो ये लीड करेंगे न्यू स्पीसीज को फॉर्म होने के लिए, स्पेशिएशन के लिए, और उसमें रोल क्या प्ले कर रहा है? नेचुरल सिलेक्शन। तो न ही अकेले ह्यूगो डे व्रीज का कहना कि म्यूटेशन है, दिस इज मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन टाइप। ठीक है? एक पूरा कॉकटेल है कि मिक्स है, मिक्सचर है, वहाँ पे म्यूटेशन भी रोल प्ले कर रहा है, वहाँ जेनेटिक ड्रिफ्ट भी रोल प्ले कर रहा है, वहाँ जीन फ्लो भी रोल प्ले कर रहा है। ठीक है? एंड वहाँ पे म्यूटेशन भी रोल प्ले कर रहा है, रिकॉम्बिनेशन भी रोल प्ले कर रहा है। क्लियर? तो नेचुरल सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, फिर भी अगर आप किसी पॉपुलेशन को कहो कि म्यूटेशन हुआ है तो उस म्यूटेशन को भी नेचर को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि वो म्यूटेशन हार्मफुल है या फॉर बेटरमेंट है, कोई नई स्पीसीज को फॉर्म करने में वो म्यूटेशन रोल प्ले करने वाला है या कोई डिजीज कॉज कर रहा है, कोई एबनॉर्मलिटी को कॉज कर रहा है। ठीक है? तो दोनों ही केस में नेचुरल सिलेक्शन तो आएगा ही आएगा, इसलिए नेचुरल सिलेक्शन एक बहुत ही एक्सेप्टेड थ्योरी है जो डार्विन ने दी थी। क्लियर? नाउ
अगेन नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन इन विच मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू, ग्राफ देखा है हमने. डायरेक्शनल चेंज, मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू. और डिस्ट्रप्शन, मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरीफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. पेरीफेरल मतलब दोनों एक्सट्रीम कंडीशन वाला. ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं ग्राफ. देखो ये है, ये सेंटर वाला शो कर रहा है मेन ओरिजिनल पॉपुलेशन को. ठीक है, ऊपर फर्स्ट ए वाला स्टेबलाइजिंग, जिसमें मीन मतलब सेंटर में नैरो पीक मिलती जा रही है. ठीक है, पीक गेट्स हायर एंड नैरोअर. फिर पीक शिफ्ट्स इन वन डायरेक्शन, तो दैट इज डायरेक्शनल. ठीक है, अ डायरेक्शन कुड बी राइट और कुड बी लेफ्ट. ठीक है, हायर साइड लोअर साइड. देन डिस्रप्टिव में टू पीक्स फॉर्म, मतलब जो कंडीशन आपको यहाँ पे पॉपुलेशन में मीडियम साइज इंडिविजुअल्स आर फेवर्ड थे, जिस कंडीशन से समहाउ एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होने की वजह से वो अब मीडियम कंडीशन नहीं अवेलेबल है, तो उनके पास दो पॉसिबिलिटी है. एक ही पॉपुलेशन दो डायरेक्शन में ग्रो कर सकती है, एदर वो शिफ्ट कर जाए राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ. ऐसा नहीं होगा, नहीं तो वो डायरेक्शनल हो जाएगा, तो बोथ एक साइड होंगी और मिड वाली कंडीशन खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी. ठीक है, खत्म नहीं हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो उस केस में हमें टू पीक्स दिख रही हैं. क्लियर. और दोनों ही कैसे हैं, पेरीफेरी. मीन के पेरीफेरी दोनों तरफ है, चारों तरफ वाला फंडामेंटल पेरीफेरी. क्लियर. तो ये तो हो गया तुम्हारा एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हार्डी-वेनबर्ग लॉ. इससे कोई भी डाउट हो तो तुम लोग पूछ लेना. नाउ नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे दैट इज स्पेशिएशन. ठीक है, स्पेशिएशन में what it means, speciation is how a new kind of plant or animal species is created. किस तरीके से नई प्लांट स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज स्पेशिएशन. स्पेशिएशन अकर्स व्हेन अ ग्रुप विद इन अ स्पीसीज सेपरेट फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ द इट्स स्पीसीज एंड डेवलप इट्स ओन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक. अब पहले तो रिकॉल करो कि स्पीसीज क्या होती है. स्पीसीज वो हैं जो कि सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आपस में इनब्रीडिंग कर सकता है नेचुरली. ठीक है, जो रिप्रोड्यूस करते हैं आपस में वो क्या होते हैं, स्पीसीज. सबसे लोअर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में सबसे लोअर है. ठीक है, जिसको हम एक्चुअली विजुअलाइज करते हैं, जिसको हम एक्चुअली जिनका एग्जिस्टेंस है, जिनको देख रहे हैं अर्थ पे, वो सब क्या है, स्पीसीज. हम फाइलम को नहीं देखते, हम जीनस को नहीं देखते, हम फैमिली को नहीं देखते, हम ऑर्डर क्लास को नहीं देखते हैं. किसको देख रहे हैं हम, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज स्पीसीज. जो आपस में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या है, स्पीसीज. तो नई स्पीसीज का फॉर्म होना स्पेशिएशन है. इट मीन्स कि वो किसी जिससे सेपरेट होंगी उससे उनके अंदर कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगी. क्लियर. तो स्पेशिएशन अकर्स व्हेन अ ग्रुप विद इन अ स्पीसीज सेपरेट्स फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ इट्स स्पीसीज एंड डेवलप्स इट्स ओन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स. क्लियर. The demand of a different environment or the characteristics of the members of the new group will differentiate the new species from their ancestor. जो डिमांड है, जो नेचुरल सिलेक्शन है, जो एडॉप्टेशन है, उसकी वजह से जो उनमें चेंजेस आया होगा, उसी की वजह से वो डिफ्रेंशिएट हुई होगी अपने एंसेस्टर से और न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ है. एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेशिएशन इज गैलापागोस फिंचेस. हमने देखा. ठीक है, डार्विन की फिंचेस जो देखी थी. ठीक है, साइंटिफिक नेम भेजना जरा, क्या है साइंटिफिक नेम. डिफरेंट स्पीसीज ऑफ दीज बर्ड्स लाइव ऑन डिफरेंट आइलैंड. नियर बाई आइलैंड जो थे उन अलग अलग आइलैंड पे ये बर्ड्स रहती थी. इन द गैलापागोस आर्कीपेलागो मीन्स अ चेन ऑफ आइलैंड जहाँ प्रेजेंट हो. ठीक है, लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशियन ऑफ साउथ अमेरिका. लोकेशन दिखाया भी था पिक तुम लोग को. द फिंचेस आर आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय द ओशियन. अब यहाँ पे क्या है, एक जियोग्राफिकल चेंजेस की वजह से, एक जियोग्राफिकल जो वहाँ पे पैटर्न है उसकी वजह से क्या हुआ, वो एक सेपरेट होती गई. ठीक है, अलग अलग आइलैंड पे. अब ये भी माइंड में आएगा कि ये बर्ड है तो सेपरेट क्यों है, ये तो उड़ के जा सकती है, लेकिन यहाँ फिंच की बात हो रही है. ठीक है,
दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द तुम्हारे हॉक या किंगफिशर या चील, गिद्ध, ये बड़ी बड़ी पक्षियों की, क्रो, इनकी बात नहीं हो रही जो उड़ के जा सकते हैं। फिंचेस बहुत छोटी छोटी डिस्टेंस पे फ्लाई करते हैं। तो फिंचेस में क्या हुआ कि जो डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड पे, नियर बाय आइलैंड पे ग्रो कर रही थी, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फूड के एडॉप्टेशन की वजह से बीक्स आ चुकी थी। ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। द फिंचेस आर आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय द ओशियन। अब स्पेशिएशन के कॉज को फोकस करना है, तो ओशियन जो उस डिफरेंट आइलैंड के बीच में ओशियन प्रेजेंट था, उसकी वजह से वो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे नहीं जा रही थी, और अपने अपने आइलैंड के अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर फूड हैबिट के अकॉर्डिंग वहाँ पे डेवलपमेंट हो गया उनके बीक की शेप एंड साइज में। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, अब इसको कोई 2 दिन 4 दिन नहीं लगा, मिलियंस ऑफ ईयर लग गए। ईच स्पीसीज ऑफ फिंच डेवलप्ड अ यूनिक बीक दैट इज स्पेशली अडॉप्टेड टू द काइंड्स ऑफ फूड इट ईट्स। ठीक, ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे दिख रही है डिफरेंट टाइप की इनकी बीक दिख रही है। ठीक है, पॉइंटेड है, ब्रॉडर है, नैरो है, इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये जो एग्जांपल है दैट इज एलोपैट्रिक स्पेशिएशन। तो हम पहले टाइप्स ऑफ स्पेशिएशन पे आते हैं, फिर क्योंकि ऑलरेडी पढ़े हुए तो इसको तुम लोग कनेक्ट कर पाओगे। सम फिंचेस हैव लार्ज ब्लंट बीक्स दैट कैन क्रैक द हार्ड शेल ऑफ नट्स एंड सीड। अदर फिंचेस हैव लॉन्ग थिन बीक्स दैट कैन प्रूव इनटू कैक्टस फ्लावर। ठीक है, कैक्टस फ्लावर के सराउंडिंग में क्या होगा, वहाँ पे स्पाइंस लगे होंगे, उसको पेनिट्रेट करके वहाँ से फूड लेना, उसके अंदर के टिश्यू को लेना, विदाउट द बर्ड बीइंग पोक्ड बाय द कैक्टस स्पाइंस। Still, other finches have medium-sized beaks that can catch and grasp insect. Because they are isolated, the birds don't breed with one another and have therefore developed into unique species with unique characteristic. अगर ये उनके बीच में बैरियर नहीं हुआ होता, उनके बीच में सेपरेशन नहीं होता ओशियन की वजह से आइलैंड के बीच में, तो वहाँ पे इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक नहीं इवॉल्व हो पाती, क्योंकि वो इनब्रीडिंग चलता रहता है। और जो ओरिजिन था फिंचेस का, वो सीड हैबिट वाली फिंच से था, तो वो सीड डिपेंडेंसी पे वहाँ पे जो कहते हैं ना इनब्रीडिंग होगा एक पॉपुलेशन में, तो वहाँ पे डाइल्यूट होता है, कैरेक्टर डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, उसी ब्रीड में वो बार बार इनब्रीड कर रहे हैं, उसी तरीके के कैरेक्टर्स बार बार इवॉल्व होंगे। क्लियर, लेकिन एडॉप्टेशन की वजह से वहाँ पे चेंजेस आए, चेंजेस, वेरिएशंस, चेंजेस, एडॉप्टेशन, और उसके बाद नई स्पीसीज का formation. Clear, they are isolated, the birds don't breed with one another and have therefore developed into unique species with unique characteristics. This is called allopatric speciation. जो डिफरेंट टाइप की स्पेशिएशन है उसको फोकस करना है। सबसे मेन जो जियोग्राफिकल एरिया के डिवाइड होने की वजह से, बैरियर के बनने से होती है, दैट इज एलोपैट्रिक स्पेशिएशन। ये छोटे छोटे फिगर ड्रॉ कर लोगे तुम लोग। ठीक है, एंसेस्ट्रल स्पीसीज कॉमन है, कोई जियोग्राफिकल बैरियर आया, ठीक है, एंसेस्ट्रल स्पीसीज जहाँ पे थी वहीं पे ग्रो कर रही है, जैसे सीड हैबिट वाली फिंचेस ऑलरेडी ग्रो कर रही है, लेकिन बैरियर की वजह से वहाँ पे फूड की जो अवेलेबिलिटी थी वो अलग अलग आइलैंड पे अलग अलग थी, तो सीड हैबिट वाली कन्वर्ट हो गई इंसेक्ट फीडिंग, कैक्टस फीडिंग, इस तरीके से वो स्पीसीज ने अडॉप्ट कर लिया। तो एडॉप्टेशन की वजह से वहाँ पे क्या हुआ, नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया, और जियोग्राफिक बैरियर की वजह से उनके बीच में, जैसे सपोज ये ग्रीन कलर का न्यू स्पीसीज शो कर रहा है और एंसेस्ट्रल स्पीसीज, तो जस्ट बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल बैरियर इनके बीच में इनब्रीडिंग रुक गई। वो थी सेम स्पीसीज, सेम एंसेस्ट्रल स्पीसीज से आई थी, लेकिन आपस में इनब्रीडिंग रुक गया उनका, तो डाइल्यूशन रुक गया। तो अब वो जिस एरिया में है, जिस कंडीशन में है, वहाँ पे ही वो इनब्रीड कर रही हैं अपनी पॉपुलेशन में और नए कैरेक्टर्स को इवॉल्व कर रही हैं। तो मिलियंस ऑफ ईयर में ये नए कैरेक्टर बनते हमें क्या दिखा कि टाइप्स ऑफ वहाँ पे फिंचेस दिखने लगे। क्लियर, अलग अलग आइलैंड पे। तो एंसेस्ट्रल स्पीसीज भी ग्रो कर रही है, लेकिन न्यू स्पीसीज भी उससे फॉर्म हो गई है, तो दैट इज एलोपैट्रिक स्पेशिएशन। ठीक है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्पेशिएशन: एलोपैट्रिक, पेरीपैट्रिक, पैरापैट्रिक, सिम्पैट्रिक। 4 आर नेचुरल एंड बाय ह्यूमन बींग, जो हम लोग हाइब्रिड वगैरह बना रहे हैं वो सब कहाँ पे इंक्लूड हो जाता है, आर्टिफिशियल। ठीक है, जैसे म्यूल बना दिया, ठीक है, जैसे तुम्हारा वो टाइग्रेस वाला एग्जाम्पल था ना एक,
ठीक है, लॉयन और टाइगर के बीच में क्रॉस कराया, मतलब मल्टीपल क्रॉस तो हम लोग देख चुके हैं। प्लांट्स के केस में कई क्रॉस ऐसे दिख रहे हैं जहाँ पे हाइब्रिड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो सब क्या चीज़ है, वो सब आर्टिफिशियल में आ जाएगा। ठीक, एलोपैट्रिक स्पेशिएशन, अब दिख रहा है यहाँ पे एक कॉमन स्पीसीज ले रहे हैं दोनों के लिए, एक सिम्पैट्रिक एलोपैट्रिक को समझना है। जो दो मेन है दैट इज एलोपैट्रिक एंड सिम्पैट्रिक, पेरी और पैरा, इन दोनों से ही इवॉल्व हुए टाइप ऑफ स्पेशिएशन है। तो मेन पॉपुलेशन क्या हो गई, एक जो ऊपर वाला फिगर है दैट इज मेन पॉपुलेशन, यहाँ पे कोई जियोग्राफिकल बैरियर आ गया और उसकी वजह से आइसोलेशन हो गया पॉपुलेशन में। जस्ट यहाँ पे जैसे माउंटेन ग्रो करता हुआ दिखाया, ऑल ऑफ सडन एक पूरा माउंटेन वॉल्केनोज हुआ, माउंटेन वहाँ पे बना या वॉट एवर कंडीशन हुई, उसकी वजह से ये एंसेस्टर जो स्पीसीज थी, सोर्स पॉपुलेशन ले लेते हैं इसको यहाँ पे टर्म, वो क्या हो गई, दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक माउंटेन के राइट साइड में ग्रो कर रही है, एक माउंटेन के लेफ्ट साइड में, और दोनों तरफ कुछ कंडीशन अलग है, चेंजेस हैं। ठीक है, और ये लेफ्ट साइड वाले राइट साइड से नहीं मिल पा रहे हैं, वहाँ क्रॉसिंग नहीं हो पा रही है, नेचुरली उनके बीच में कोई रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं हो रही है। वो सेम स्पीसीज थी इसलिए रिप्रोड्यूस तो कर सकती है, लेकिन नेचुरली नहीं हो रहा है। तो उस केस में क्या हुआ, अब ये अलग अलग फीचर्स को इवॉल्व कर लिया, तो एक साइड वाला नई स्पीसीज बन गया, जैसे लाइट ग्रीन दिख रहा है। सेम वे में सिम्पैट्रिक में क्या हो रहा है, एक पॉपुलेशन के अंदर एक पॉपुलेशन आपस में इनब्रीडिंग कर सकती थी, बट उनका, अब ये सिम्पैट्रिक वाला थोड़ा कंट्रोवर्सी भी है कि अलग अलग तरीके के, तुम्हारे इस तरीके का समझ लो कि एजम इसको वो देते हैं कि क्या क्या चीज़ किस बेसिस पे ये इंडिविजुअल एक अंदर ही, जैसे तुम्हें वॉलवॉक्स की कॉलोनी याद हो, वॉलवॉक्स की कॉलोनी में एक पेरेंटल कॉलोनी होती थी और उसके अंदर एक डॉटर कॉलोनी होती थी। वो डॉटर कॉलोनी वहाँ से आइसोलेट होती थी, सेपरेट होती थी और पेरेंटल कॉलोनी को फॉर्म कर लेती थी। ठीक है, वॉलवॉक्स कॉलोनियल एल्गा है, याद करो। उसी तरीके से यहाँ पे एक मैकेनिज्म दिख रही है कि एक पूरी कॉलोनी है, उसके अंदर कुछ इंडिविजुअल आपस में रिलेटेड हो गए और बाकियों से उनका रिलेशन है, वो कोई बैरियर नहीं है, लेकिन बाहर के पॉपुलेशन से वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। जैसे जस्ट सपोज कि ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस कर सकता है, ब्रिटिशियन से भी कर सकता है, यूरोपियन से भी कर सकता है, एशियन से भी कर सकता है, सबसे, क्योंकि हम ह्यूमन है आपस में इनब्रीडिंग कर सकते हैं। लेकिन कैसे होता है कि एक, मानो या ना मानो वाली बात अलग है, लेकिन एक क्या है रूल कि इंडियंस में चल रहे हैं, ठीक है, यूरोपियन साइड चल रहे हैं, ठीक है, अमेरिकन इधर सब आपस में ही इनब्रीड कर रहे हैं। तो यहाँ कोई बैरियर नहीं है, ह्यूमन कैन रिप्रोड्यूस विद अनदर ह्यूमन, बट यहाँ पे एक सिलेक्शन दिख गया हमें कि हम प्रिफर क्या कर रहे हैं कि इंडियन कोई प्रिफर कर रहा है कि हमें इंडियन ब्राइड चाहिए, तो वो इंडियन ब्राइड से ही शादी कर रहे हैं, इंडियन मतलब अपने क्लोजली रिलेटेड। तो इस तरीके का कुछ सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन में उनके आपस में ही कुछ जीन और कुछ स्पीसीज ऐसा आइसोलेट हो जाती हैं पॉपुलेशन से, और वो सिर्फ उस आइसोलेशन में वो ब्रीडिंग करेंगी। ठीक है, तो उनका एक धीरे धीरे अलग कैरेक्टर आ जाएगा, एक अलग कैरेक्टर प्रोड्यूस हो जाएगा, नई स्पीसीज फॉर्म हो जाएगी फ्रॉम द सोर्स पॉपुलेशन। क्लियर। तो एलोपैट्रिक, पैरापैट्रिक, PATRIC आएगा, सिम्पैट्रिक एंड पेरीपैट्रिक। तो एलोपैट्रिक, पैरापैट्रिक रिलेटेड टू एलोपैट्रिक एंड पेरीपैट्रिक रिलेटेड टू सिम्पैट्रिक। पैरापैट्रिक को अब समझो एलोपैट्रिक से, वहाँ पे बैरियर है तो टोटली डिफरेंट हो गई थी, दो एक पॉपुलेशन दो में डिवाइड हो गई एलोपैट्रिक में, लेकिन कोई पार्शियल स्पेशियल आइसोलेशन हुआ है, मतलब कोई एकदम बैरियर नहीं है, लेकिन फिर भी पेरीफेरी पे एक आइसोलेशन हो जाए। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरापैट्रिक। सिम्पैट्रिक क्या था, एक पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म दिख रही है, मतलब सेम पॉपुलेशन थी लेकिन वो एक उसमें ग्रुपिंग हो गई और वो अपने ही ग्रुप में सिर्फ रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, बाहर इनब्रीड नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिला और उससे नई स्पीसीज का फॉर्म हुआ, तो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म हो गई। बट सिम्पैट्रिक के ही किसी कॉर्नर पे, ठीक है, सिम्पैट्रिक के किसी कॉर्नर पे ही अगर ये चीज़ हो और वहाँ से वो पॉपुलेशन पूरी की पूरी निकल जाए, जैसे सिनोबियम का मैंने एग्जांपल बताया, तो डॉटर कॉलोनी पूरा का पूरा निकल जाए और फिर वो ग्रो करने लगे। ठीक है, तो आइसोलेशन ऑफ अ पॉपुलेशन एट द पेरीफेरी। क्लियर। तो पेरीपैट्रिक इज रिलेटेड टू सिम्पैट्रिक एंड पैरापैट्रिक इज रिलेटेड टू एलोपैट्रिक। जियोग्राफिकल बैरियर कंप्लीटली किस में है, एलोपैट्रिक में, पार्सली किस में है,
स्पेशल में आप पार्शियली ऐसे समझ लो कि जैसे कोई छोटी सी स्पीसीज ले लो, बड़ी बड़ी स्पीसीज क्यों ध्यान में देना, कोई छोटी सी स्पीसीज जैसे एक एक तुम कॉमन सी चीज़ देखो, घर में जब चींटियाँ चलती हैं, अगर हम वहाँ पे बीच में एक चींटी का पूरा ग्रुप इस साइड से उस साइड जा रहा है, कहीं पे भी तुम देखो कि वो लाइन से ही जाएंगी, ठीक है। अब हम बीच में वहाँ पे वाटर डाल दिए, ठीक है, वाटर डाल दिए तो वो इस तरफ मूव करना बंद कर देंगी। वाटर के एक साइड वाली अलग हो गई, एक साइड वाली अलग हो गई। जस्ट हम ये एक एक्सपेरिमेंट बता रहे तुम्हें, वहाँ पे उनमें सेपरेशन आ गया, ठीक। तो ये एक पूरा बैरियर हो गया। अब ये क्या पानी हमेशा रहेगा? हमेशा रहेगा? ये पानी ख़त्म भी तो हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या हुआ, वो कुछ टाइम के लिए बैरियर था, पार्शियल बैरियर हुआ, बट उस बैरियर ने क्या कर दिया था कि स्पीसीज को आइसोलेट कर दिया, ठीक है, और वहाँ पे कैरेक्टर्स इवॉल्व हो गए। अब जस्ट समझो कि कोई ऐसी स्पीसीज है जिसको किसी पर्टिकुलर फूड या किसी पर्टिकुलर प्लांट से बचना है, ठीक है, जैसे वो कुछ भी टॉक्सिक इफेक्ट हो, उसके स्पाइंस हो, टॉक्सिक इफेक्ट हो, तो वो उस साइड में नहीं जा रही हैं। ऐसे प्लांट बीच रास्ते में या बीच में एक स्पीसी, एक पूरी पॉपुलेशन के बीच में ग्रो कर गई, तो वो क्या होगी, अब उसमें से कुछ जा भी सकती है, कुछ नहीं भी जा सकती है। तो वहाँ कोई जियोग्राफिकल बैरियर नहीं आया था, ठीक है, वहाँ न ओशियन है, न सॉयल इरोजन हो गया है, न ही कोई ऐसा आइलैंड सेपरेट हो चुका है, कुछ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन एक पार्शियल आइसोलेशन हो चुका है। क्लियर बेटा? ये फिगर इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी मैंने पढ़ाया है तुम लोगों को, एक बार तुम लोग और इसको देख लेना। एलोपैट्रिक, पेरीपैट्रिक, पैरापैट्रिक, सिम्पैट्रिक। एज ए रिजल्ट सब में क्या हो रहा है, लास्ट वाला स्टेप देखो तो न्यू डिस्टिंक्ट स्पीसीज आफ्टर इक्विलिब्रेशन ऑफ न्यू रेंजेस फॉर्म हो जा रही हैं, स्पीसीज डिफरेंट, फॉर्मेशन का तरीका अलग अलग है। एलोपैट्रिक में आपको पूरा प्रॉपर बैरियर फॉर्मेशन दिख रहा है, बैरियर फॉर्मेशन आइसोलेशन में हेल्प कर रहा है और दो स्पीसीज बन गई। पेरीपैट्रिक में पेरीफेरी पे न्यू निके मतलब उनका एक पर्टिकुलर इंटरैक्टिंग इन्वायरमेंट, लोकल इन्वायरमेंट, वो इंटर हो गया, उससे वो आइसोलेट हो गए और दो पॉपुलेशन बन गई। पैरापैट्रिक में क्या दिख रहा है, न्यू निके एंटर्ड अगेन, और वो वहाँ पे पेरीफेरी पे ही मतलब एक पोर्शन में, उस पॉपुलेशन के एक पोर्शन में वहाँ जेनेटिक उन्होंने क्या कर लिया, आइसोलेशन कर लिया और वो आपस में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर वो अलग हो गए। सिम्पैट्रिक में क्या है, सेम चीज़ है लेकिन विद इन पॉपुलेशन चल रही है, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म है, कोई न्यू निके का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है और वहाँ पे जेनेटिकली वो इनब्रीडिंग कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप में और आइसोलेट नहीं हुए हैं, विद इन पॉपुलेशन वो ग्रो कर रहे हैं और न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर? तो एलोपैट्रिक स्पेशिएशन, फिंचेस वाला एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा सा डिटेल लिख लेना इसको या सिर्फ एक बार पढ़ लेना। अकर्स व्हेन अ स्पीसीज सेपरेट इनटू टू सेपरेट ग्रुप्स व्हिच आर आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर, अ फिजिकल बैरियर सच एज माउंटेन रेंज और अ वाटरवे मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर देम to breed with one another. Each species develop differently based on the demands of their unique habitat or the genetic characteristics of the group that are passed on to the offspring. ठीक, अब ये एग्जाम्पल दिख रहा है, यहाँ पे वेरिएशंस आ गया, दोनों के बीच में पूरा एक कैनाल बन चुका है। तो इस माउंटेन की जो एनिमल्स हैं वो यहाँ तक छलांग लगा के नहीं जा सकते। हाँ, बर्ड वगैरह होंगे, बड़ी बड़ी चिड़िया होंगी तो वो यहाँ ग्रो कर सकती हैं दोनों साइड में, ठीक है, इतना तो तुम लोग थोड़ा सा सोच लोगे। तो एरिजोनास का ग्रैंड कैन्यन बहुत टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और वो एक रिसेंट में आप उसको एलोपैट्रिक स्पेशिएशन में स्टडी किया जाता है, ठीक है, जियोलॉजिस्ट वगैरह के द्वारा। व्हेन एरिजोना ग्रैंड कैन्यन फॉर्म्ड, a squirrel and other small mammals that had once been part of a single population could no longer contact and reproduce with each other across this new geographic barrier. They could no longer interbreed. This squirrel population underwent allopatric speciation. ठीक है, आपस में वो इनब्रीड नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, एलोपैट्रिक स्पेशिएशन। टुडे टू सेपरेट स्क्वायरल स्पीसीज इनहैबिट द नॉर्थ एंड साउथ रिम्स ऑफ द कैन्यन। अब क्या हुआ कि वो सेपरेट हुई हैं तो दो तरीके के स्पीसीज वहाँ पे देखने को मिलती है। नॉर्थ साइड में अलग स्क्वायरल की स्पीसीज बन गई एंड साउथ साइड में अलग स्क्वायरल की स्पीसीज बन गई। क्लियर? व्हेन स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ब्रेक ऑफ
from the larger group and form a new species. This is called peripatric speciation. As in allopatric speciation, physical barriers makes it impossible for members of the group to interbreed with one another. लेकिन allopatric में क्या था, वो permanent था. This is partial. The main difference between allopatric speciation and peripatric speciation is that in peripatric speciation, one group is much smaller than the other. Okay? Unique characteristics of the smaller groups are passed on to future generation of the group, making those traits more common among that group and distinguishing it from the other. ठीक है, मेन यही है कि जो एक पार्शियल बैरियर है, एक परमानेंट बैरियर है, एक कंप्लीट बैरियर है, और एक में आपको, इसलिए मैंने बोला कि एलोपैट्रिक का पार्ट है पेरिपेट्रिक. क्लियर? ठीक, यहाँ पे आपको कंपैरिजन दिख रहा है. पैरापेट्रिक, a species is spread out over a large geographic area. Although it is impossible for any member of the species to mate with another member, individuals only mate with those in their own geographic region. ठीक है, यहाँ पे ये कैसे होगा, सिम्पैट्रिक का छोटा भाई. ठीक, like allopatric and peripatric speciation, different habitats influence the development of different species. In parapatric speciation, हैबिटेट का रोल दिखेगा. निके शॉर्ट, एक निके फॉर्म हो जाएगा, छोटा निके. निके मीन्स एक उसका नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उसका अपना ओन. जैसे जस्ट सपोज मैं अभी अपने घर में हूँ, तो मेरा घर का जो इन्वायरमेंट है, मैं फ़ैन कैसे चला रही हूँ, लाइट ऑन है ऑफ है, ये सब मेरा अपना एक पर्सनल है. तो उसी तरीके से हमारी बड़ी एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट में एक छोटा जोन है ऑफ हैबिटेट, दैट इज़ निके. ठीक है. Instead of being separated by a physical barrier, the species are separated by differences in the same environment. Now last, sympatric speciation occurs when there are no physical barriers preventing any members of a species from mating with another and all members are in close proximity to one another. अभी मैंने बताया ना कि इंडियंस में शादी प्रिफर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडियन ब्रिटिशियन से शादी नहीं कर सकते हैं, या इंडियन ह्यूमन ब्रिटिशियन से नहीं रिप्रोड्यूस कर सकते. ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सेम स्पीसीज़ के सारे. लेकिन मे बी ये अगर इतना यहाँ पे एडॉप्टेशन या डाइवर्सिटी कुछ आए तो आगे जाके फिर कोई नया स्पीसीज फॉर्म हो सकता है. सेम वे में सिम्पैट्रिक में क्या हो रहा है कि एक पॉपुलेशन आपस में इंटरब्रीड कर सकती हैं, लेकिन वो आइसोलेट हो गई हैं कुछ उसमें से, और वो एक जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म को शो कर रही हैं, वो डिफरेंस शो करेंगी. ठीक है, और टाइम बीइंग के साथ, तुरंत नहीं, टाइम बीइंग के साथ. एंड ऑल मेंबर्स आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू वन अनदर, क्लोजली रिलेटेड है, सेम स्पीसीज थी वो. अ न्यू स्पीसीज परहैप्स बेस्ड ऑन अ डिफरेंट फूड सोर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स सीम्स टू डेवलप स्पॉन्टेनियसली. The theory is that some individuals become dependent on certain aspects of an environment such as shelter or food sources while others do not. ठीक है, ये भी ड्रॉ कर लोगे. सिम्पैट्रिक, एंसेस्ट्रल, विद इन पॉपुलेशन न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया और एंसेस्ट्रल स्पीसीज भी है. एलोपैट्रिक में क्या था, एंसेस्ट्रल स्पीसीज है लेकिन न्यू स्पीसीज सेपरेट होकर जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से फॉर्म हो रही थी. क्लियर? फिर इसका एग्जाम्पल अभी राइट नाउ अगर आप देखना चाहो तो एप्पल मैगोट, मतलब वो छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं एप्पल के अंदर लग जाते हैं, उसकी स्टडी को देखा जा रहा है. तो उसमें एप्पल मैगोट एक जो कई सालों में होने वाला चेंज है ना, उसका एक लाइव एग्जाम्पल है कि ये चेंज रिपोर्टेड है. अ पॉसिबल एग्जाम्पल ऑफ सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन इज द, क्योंकि सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन मैंने बताया कि ये कंट्रोवर्सी में है, तो कंट्रोवर्सी है तो इसका कुछ प्रूफ देना पड़ेगा. इज द एप्पल मैगोट एन इंसेक्ट दैट लेज इट्स एग्स इनसाइड द फ्रूट ऑफ एन एप्पल causing it to rot. As the apple falls from the tree, the maggot dig in the ground before emerging as flies. वो ग्रो करे, फ्लाइज का फॉर्मेशन हो. सेवरल मंथ्स लेटर द एप्पल मैगोट ओरिजिनली लेड इट्स एग इन द फ्रूट ऑफ अ रिलेटिव ऑफ द एप्पल, अ फ्रूट कॉल्ड अ हॉथॉर्न. तो हॉथॉर्न पे वो जो मैगोट है जो आप एप्पल पे ग्रो करते हुए दिख रहे हैं, वो ऑलरेडी वो एक्चुअली कहाँ पे होते थे, एक फ्रूट जो एप्पल जैसा ही होता है, रिलेटेड है एप्पल से, हॉथॉर्न, उसमें ग्रो कर सकते. लेकिन अभी क्या दिख रहा है,
जस्ट उस जियोग्राफिकल एरिया में एप्पल के प्लांट आ गए, एप्पल के फ्रूट वहाँ पे फॉर्म होने लगे, तो ये मैगोट मूव करके उसी पॉपुलेशन में अब ये मैगोट एप्पल को प्रीफर कर रहे हैं, ठीक है। तो आफ्टर एप्पल्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू नॉर्थ अमेरिका इन 19th century, अ टाइप ऑफ मैगोट डेवलप्ड दैट ओनली लेज इट्स एग्स इन एप्पल। तो अब ये इनका बेस कहाँ था, हॉथॉर्न स्पीसीज पे था, ठीक है, लेकिन अब ये कहाँ पे करने लगे, एप्पल पे करने लगे। तो दिस इज अ 19th सेंचुरी में ये रिपोर्टेड एक, जिस आप एनालिसिस करें तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव है सिंपैट्रिक स्पेशिएशन का। द ओरिजिनल हॉथॉर्न स्पीसीज स्टिल ओनली लेज इट्स एग इन हॉथॉर्न। तो ओरिजिनल अभी भी हॉथॉर्न पे दे रही है, लेकिन एक उससे नई स्पीसीज इवॉल्व हो गई जो कि एप्पल पे दे रहे हैं, ठीक है, एप्पल पे जिसका सर्वाइवल चल रहा है। द टू टाइप्स ऑफ मैगोट्स आर नॉट डिफरेंट स्पीसीज येट। अभी भी इनकी स्पीसीज डिफ्रेंशिएट नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि अब इनका, मैंने बोला ना, मिलियंस ऑफ ईयर, हजारों साल लाखों साल लगेंगे इस प्रोसेस को, तो ये उस प्रोसेस में दिखा रहा है कि वहाँ मैगोट एक जियोग्राफिकल एरिया में दो डिफरेंट निके पे ग्रो कर रहे हैं, दो इन्वायरमेंटल कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो सकता है, नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाए। But many scientists believe they are undergoing the process of sympatric speciation. Clear? Artificial speciation क्या हो गया? Is the creation of new species by people. This is achieved through the lab experiment where scientists mostly research insect like fruit, flies, ड्रोसोफिला पे जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम खुद से क्या कर रहे हैं, नई स्पीसीज फॉर्म करा रहे हैं। क्लियर? स्पेसिएशन हो गया, नए तरीके के कैरेक्टर ऐड हो गए, दैट इज स्पेसिएशन, जो उसके ओल्डर वन से वेरी करेंगे, ठीक। दिस इज ऑल अबाउट द स्पेसिएशन। अब कल का एक पोर्शन रह गया था, दैट इज एजम्पशंस। ठीक, तो अजम्पशंस ऑफ हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम आज कवर भी हो गया, समझ में आ गया। इज द नो सेलेक्शन शुड बी देयर, वहाँ कोई नेचुरल सेलेक्शन नहीं होगा, कोई म्यूटेशन नहीं होगा, कोई माइग्रेशन नहीं होगा, और लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए जहाँ पे आप कैलकुलेट कर रहे हो, छोटी पॉपुलेशन पे स्टडी नहीं कर सकते। एंड आप सेलेक्ट नहीं करोगे कि कौन किससे मैट करेगा, कौन किसके साथ क्रॉस करेगा, दिस शुड बी अ रैंडम मैटिंग। दीज आर द एजम्पशन ऑफ हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। Random matting, no mutation, no migration, no selection, the population size is infinitely large. Clear? ये हो जाएंगे assumptions, और बेटा ये भी assumptions वाला है। एंड एक ये स्लाइड है आपकी इंपॉर्टेंट, जिसमें आप रिलेट कर पाओगे कि हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम का रोल इवोल्यूशन में क्या है, रोल ऑफ पॉपुलेशन इन इवोल्यूशन। ठीक, ये सारे पॉइंट ऑलरेडी कवर्ड है, आप इसको एक बार रीड करोगे हो जाएगा क्लियर। किसी को भी कोई डाउट हो इस पोर्शन से तो फटाफट उसको क्लियर करना, क्योंकि ये अब हम लोग का ये पोर्शन हो गया है कंप्लीट। बाय बाय, टेक केयर।